नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके होंगे कि आज का दिन पाकिस्तान की कंबाइंड अपोजिशन पीडीएम और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की, वो पिटीशन बर्खास्त कर दी, निकाल दी, फारिग कर दिया उसे, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि साबिक संजरानी साहब का जो सिलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, उसके ख़िलाफ़ उसे सुना जाए। और बहुत उम्मीद थी कि नंबर्स के बेसिस पे जो वोट रिजेक्ट हुए थे शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनने का मौका मिले, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे नाकाबिल समात दे दिया, उसे रद्द कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्बिंग इस वक्त है पाक पीडीएम के लिए, कंबाइंड अपोजिशन के लिए, वो फॉल्ट लाइंस हैं, वो एक माहौल है शिराजा बिखरने का, डिसइंटीग्रेशन का, जो पीडीएम जिसका शिकार नज़र आती है। ऐसा लगता है कि वॉर ऑफ वर्ड्स और डिफरेंसेस और इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और शायद अब मिल के एक जद्दोजहद करना मुमकिन नहीं रहेगा। ये वो सूरत हाल है जिस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपना साइंसी किस्म का एक तबसरा किया है। वो साइंसी तबसरा हम सुन लेते हैं। ये गाड़ी तो चलने की नहीं है क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। आपने शॉर्ट सुना, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनकर एक जो है उस हिसाब से उन्होंने तबसरा किया। लेकिन कुछ सदाकत उनकी बातों में इसलिए लगती है कि जब हम बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का 22 तारीख का प्रेस ब्रीफिंग का टुकड़ा सुनते हैं, जो उन्होंने जवाब दिया इससे पहले पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल से, लीडरान की तरफ से जिस किस्म की तनकीद आ रही थी, और जैसे ट्वीट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सेलेक्टेड के हवाले से किया कि एक नया सेलेक्टेड होने वाला है, उसके जवाब में बिलावल जरदारी भुट्टो ने 22 तारीख को ये कहा था। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। लाहौर में एक दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये सेलेक्ट होने वाला माजी उसका रहा है। बड़ा खुल्लम खुल्ला ये हमला था शरीफ ख़ानदान के ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इसे कैसे रिस्पॉन्ड किया वो सुनाऊँ, शेख रशीद जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने सोचा कि गंगी, ये जो एक बहती गंगा है, इससे मैं हाथ धो लूँ। उन्होंने फ़ायदा उठाया इस कमेंट का बिलावल भुट्टो के, और अब से चंद घंटे पहले उनका ये कहना था। लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है? लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा? मुझे तो फजलुर रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पाँव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का, और तमाम जो बहस हो रही है उसका खासा मुख्तलिफ अंदाज से, उन्होंने खासे तहम्मुल से उसका उन्होंने जवाब दिया। उसे भी सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं, और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है और मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ, इसलिए मज़ीद इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उम्मीद रखती हैं कि पीडीएम दोबारा से मुत्तहद होकर एक जद्दोजहद कर सकेगी। लेकिन जो तज्ज़िया कार है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, जो इससे पहले खासे सिंपैथेटिक भी रहे हैं पीडीएम की मूवमेंट से और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं, वो पीडीएम के ऊपर कोई बहुत बेहतर तज्ज़िया या उसके हालात पे नहीं कर रहे। जैसे कि ना इस्तीफ़े लिए, ना इस्तीफ़ा लिया, ना इस्तीफ़े दिए। यह है मज़हर अब्बास साहब का कॉलम, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से कैन द पीडीएम सर्वाइव, जाहिद हुसैन साहब प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, उनका ये कॉलम है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं जो कि लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, लाहौर से हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और मेरे साथ फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, इससे पहले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं बात का आगाज़ कर सकूं
मलिक अहमद खान साहब से। मलिक अहमद खान साहब, क्या हम ये समझने में हक बजानब होंगे कि अब मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पीडीएम का मिल के जद्दोजहद करना जो है वो शायद मुमकिन ना रहे? अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि आप जब पॉलिटिकल एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो कभी इंटेंडेड होते हैं, कभी अनइंटेंडेड होते हैं, कभी आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो डिजायर्ड नहीं होते हैं तो वो भी आपके सामने आ जाते हैं। तो होता ये है कि उन कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आपका कंडक्ट कैसा है, उस आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कैसे आगे लेके चलते हैं। और ये कोई इसमें लिखी पड़ी बात तो नहीं है कि मैं एक अपने लिए कोई गोल सेट करता हूँ और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के नतीजे में और वो फौरी अचीव भी हो जाता है। ऐसे मुमकिन नहीं होता और ना ही ऐसा होता है। तो सियासत एक मुसलसल अमल का नाम है। इसमें बाज़-औक़ात आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड उनकी आउटकम आ जाती है। बाज़-औक़ात आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके नतीजे में आपको थोड़ा मलिक सर, ये तो बड़ा जनरलाइज सा तबसरा आप कर रहे हैं, एकेडमिक सा। सर ये तो प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, सर ये तो आप पीएमएलएन के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं बल्कि प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के हवाले से तबसरा कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का जो शॉट है 22 तारीख का, वो मलिक साहब को सुनाए जरा दोबारा। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मलिक साहब, अल्फाज तो बड़े वाजे हैं लेकिन उनका जो फेस एक्सप्रेशन था उसके अंदर भी एक ख़ास किस्म का फेस एक्सप्रेशन था बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का, एक कहते हुए वो बहुत खुश नहीं थे सारी कमेंट्री से। अब इसको सुन के आप बताएं क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने आपसे ये पहले कहा कि अगर आपकी कोई एक स्टेटमेंट किसी एक स्टेटमेंट को डॉक्टर साहब अट्रैक्ट करती है, फॉर एग्जांपल जो भी बिलावल साहब कह रहे हैं, तो बिलावल साहब के कहे पर अगर कोई इसी तरह का एक बरजुस्ता जवाब आता तो फिर शायद बात और मुश्किल होती पीडीएम के लिए, क्योंकि दोनों इस वक्त बिलावल साहब भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी। लेकिन बिलावल साहब ने ये बरजस्ता जवाब दिया है ना किसी पिछले कमेंट का। बिलावल साहब ने बिलावल जरदारी भुट्टो ने जवाब दिया है पीएमएलएन की तनकीद का। नहीं, ये आपने दुरुस्त कहा कि वो एक ट्वीट के जवाब में इसका इजहार कर रहे थे, लेकिन जो आज मरियम साहिबा ने बात की वो बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की गमाजी करती है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अच्छा किया ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी मुखासमत की तारीख है, और हमारी जो कि कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये एक सियासी इत्तेहाद आगे चले और ये अपनी एक मिसाल कायम करे, ये प्रिंसिपल्स पे खड़ा हो, ये बहुत जल्दी पावर के मामलात को पीछे रखे और ये बुनियादी बातों पर जो कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव कारकुनान की एक बड़ी तादाद इनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, उसकी बात करें। हमारे नज़दीक इस पीडीएम के ज़रिए देखें ना, इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं डिलीवर कर रही तो मुझे तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर सूट कर रहा है। ये इनका एक एक दिन हुकूमत में रहना मेरे फ़ायदे में। हाँ, अगर कल को ये समझते हैं कि ये मेरी सोच गलत हो सकती है तो इनकी डिलीवरेंस की बेसिस पे हो सकती है। अगर करके मेरी सोच को गलत कर सकते हैं तो गुड इनफ। ये घोड़े का मैदान, आप इस पर एतराज़ किया, अपनी कोशिश करके देख लें। ज़रा पीपल्स पार्टी को आने दीजिए। मलिक साहब, ज़रा आपका मौका बड़ा भरपूर अंदाज से आ गया। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, बहुत से इंसाइडर हैं हर चीज़ के। फैसल करीम कुंडी साहब, एक ट्वीट पे बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का एक्सप्रेशन और उनका जो लहजा और इतना गुस्सा उनको क्यों था? एक मैच ट्वीट के ऊपर इग्नोर कर देते। देखिए मोहित, आपने बात की और मलिक साहब इतना ही कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और आपने गालिबन बिलावल साहब की जो मंसूर में प्रेस टॉक थी उसके ऊपर बात की। देखिए, हम माजी में नहीं जाए, अगर माजी में हम जाएं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का एक बड़ी एक तल्ख दास्तान भी रही है और हम आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। उस दिन जब आपने जो बात बिलावल साहब की जो आपने क्लिप सुनाया, उस दिन मंसूरा में तो 3 दफा सवाल हुए, उस पर मजबूर उनको जवाब देना पड़ा। कल रात को चेयरमैन बिलावल की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है पूरी मीडिया पे
कि उन्होंने तमाम पार्टी के लीडरान को मना किया कि पीडीएम के हवाले से कोई ऐसी नफी बातें नहीं करनी चाहिए। और आज मरीम नवाज साहिबा की भी एक क्लिप हमने सुना, तो लिहाजा हम माजी में नहीं जाए, हम पीडीएम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कल्चर नहीं बढ़ाना चाहते। नहीं, आप कौन से माजी की बात करें? 2 दिन पहले को माजी करार दे रहे हैं, ये पिछले 20 साल माजी? ये आपकी अपनी मर्जी, आप 2 दिन पहले ले या माजी बता देना फैसल करीम कुंडी साहब, ये बता दो दे, माजी 48 घंटे माजी हो गया क्या? देखिए, हमारे जो मामलात हैं हम अपने कमरे में जो हमारी मीटिंग होगी हम बैठ के हल करेंगे। अगर आपने जिस वजीर साहब की बात सुनी, माजी, अगर आप माजी पे चलना चाहते तो आज प्रोग्राम माजी पे कर लें। जिस वजीर साहब की आपने भी सुनाई वजीर दाखिला साहब को, तो वो तो भाईजान को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही थी, सही है। तो आज वो जो है वो वजीर दाखिला बन गया अल्लाह के फजल से। फिर बहुत से ऐसे, अगर हम माजी में जाएं तो फिर आप MKM को ले लें, फिर आप चौधरी साहबान को ले लें, फिर आप ऐसे अशखास को ले लें जो आज इनको PTI के दोस्तों को डिफेंड कर रहे हैं, उनके मुतालिक क्या क्या वो थे। तो ये चीजें तो फिर अगर जाए तो हर पार्टी में जो है ऐसी चीजें और ऐसी बातें और ऐसे मांग होते हैं। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो PDM के हवाले से मैं कहूँगा और पीपल्स पार्टी के हवाले से कहूँगा कि हम आगे बढ़ने गए और हमारा डेलीगेशन भी कल मरे PTI का भी, हुक्मरान जमात का भी मौकफ ले ले। लेकिन देखिए, मैंने तो ये भी कहा शेख रशीद में कि उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है, उन्होंने बहती गंगा में अपने हाथ धोने की कोशिश की, फायदा उठाया उन्होंने, वो फिट ही नहीं हो रहे थे इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। फारूक हबीब साहब, आप लोग तो बड़े शादियाने बजा रहे होंगे, बड़े खुश होंगे कि इस वक्त PDM के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं, उनकी जो वॉर ऑफ वर्ड चल रही है, लेकिन आपने सुना है कि फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि हम इन इख्तलाफात को और इस 2 दिन का जो माजी है उसको भूल के वो आगे चलना चाहते हैं, कंबाइंड स्ट्रगल है। देखें, बात ये है, फिर खुश हो रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि आप क्या मार रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं और लड़के जो है वो एंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहे हैं, प्रोग्राम में तो नहीं लड़ रहे। देखें, बात ये है ना कि जब लड़ाई हो गई, ठीक है, बाजू और टांग टूट गई है, अब जो है वो सब ठंडे होके बैठ गए हैं। मामला ये है कि इससे एक चीज़ साबित क्या होती है? साबित ये होती है कि वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मामला ये है कि इनकी आपस में एक दूसरे के दिलों में कितनी तलखियाँ हैं कि जब भी कोई मौका आता है तो उस मौका के ऊपर ये एक दूसरे को याद दिलाते हैं। हुकूमत को सिलेक्टेड कहते कहते एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गए। ट्वीट में था इस किस्म का, सिलेक्टेड की जगह कुछ और, तो एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गए ना। जिस अंदाज से वो वहां पर बात की गई, पहले मरियम की तरफ से, फिर बिलावल की तरफ से, पल्ले तो कुछ नहीं रहा। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जो जरदारी साहब ने शर्त रखी, वो शर्त आपके भी सामने है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, मिलके जदोजहद कर लेते हैं, मिलके जो है वो जेलों में जाएंगे, मिलके जो है वो सख्त वक्त काटेंगे। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह की क्या स्टेटमेंट्स आई, किन लोगों की स्टेटमेंट? PDM ने जो इनका कॉज है, जो इनकी ऑब्जेक्टिविटी है, वो वाजे होती है कि ये कितने के संजीदा हैं, कितने के इनके एजेंडा के अंदर जान है। सिर्फ और सिर्फ जो है जहां इनकी ज़ात का मामला आ जाता है, ज़ात हर्ट होती है, तो ये फिर तमाम ऑब्जेक्टिव्स इनके पीछे चले जाते हैं और इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो जाती हैं। आप देखें ना कि इनको तो अभी ये मालूम होना चाहिए कि जरदारी साहब इनसे क्या क्या कुछ करवा गए। ठीक है, PMLN को एहसास, यूसुफ रजा गिलानी को, जिनको नाहल PMLN ने करवाया, उसी यूसुफ रजा गिलानी को नाहल करवाया था उस वक्त जरदारी, जब नाहल करवाया था 2013 में। अब उनकी साहबजादी ने उनको सेंटर बनवाने में जो है वो कहती मैंने टिकटों की भी कमिटमेंट कर दी, GA भुट्टो के नारे भी लगवा लिए उन्होंने घड़ी खुदाबख्श में बुलवा के, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया। लेकिन जब उनका मतलब पूरा होने की बारी थी तो जरदारी साहब ने इस्तीफों के साथ लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब पल्ले क्या रह गया? ना अदम इत्मीनान आई, ना इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ। फैसल करीम कुंडी साहब, अब पल्ले क्या रह गया ना, कुछ बचा नहीं। कुंडी साहब, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं फारूक हबीब साहब, ये इसलिए बड़ा रेलेवेंट है कि अब से चंद हफ्ते पहले आपकी इंतहाई पुरएहतमाद एक पेशन गोई थी जिसको हमने टेलीविजन चैनल्स में बार बार चलाया, जिसमें आपने कहा था कि 20-25 लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के आपके साथ हैं और बहुत ही आप पुरुमीद थे। वो सब कुछ तो हवा में हो गया। नहीं जी, मैंने कहा था और हमारे साथ राब्ते में थे और आपने देखा जिस तरीके से तारीख में पहली दफा हुआ इस्लामाबाद की सीट पे हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई, PDM के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाबी होगी, ये अदम एतमाद था वज़ीर आज़म साहब के ऊपर। अब जब बात आती है हमारे ऊपर तो कहते हैं कि इन्होंने खरीदे हमको, और जब आती है PTI के दोस्तों पे कहते हैं ज़मीर की आवाज़ से वोट देते हैं। अब इनके डिप्टी चेयरमैन को जब वोट पड़ गया वो ज़मीर की आवाज़ था, जब इनके चेयरमैन अदम एतमाद की तहरीक में पड़े तो ये ज़मीर की आवाज़ था। कुंडी साहब, ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कुंडी साहब कहते हैं कि जब हुक्मरान जमात को ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो ज़मीर के होते हैं, हमें
पड़ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि करप्शन हो गई है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी कहा कि आज अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की उस पिटीशन को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि वोट की गिनती की इजाज़त दी जाए ताकि चेयरमैन सेनेट वो दोबारा से बन सकें। सादिक संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के फैसले जहां 7 वोट रिजेक्ट किए गए थे, उसके खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये पिटीशन दायर की थी, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया है। फैसल करीम कुंडी साहब, इससे तो खासा धचका लग गया आप लोगों की सारी पोजीशन को। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमें धचका मिला। देखें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, जो हमारे साथ वोट रिजेक्ट किए थे रिटर्निंग अफसर ने। हमने उनको ये प्ली दी थी कि क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग जो है ये आप क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है तो आप इसको जो है कोर्ट में नहीं लेकर सकते। लेकिन उस दिन वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं थी क्योंकि सेनेट के हॉल को जो है पोलिंग स्टेशन बनाया गया था और रिटर्निंग अफसर ने हमारे 7 वोट रिजेक्ट किए थे। हम उस हवाले से गए थे और ये हमारा लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। अब क्योंकि हमें उन्होंने हमारी प्ली को रिजेक्ट किया, हम बिल्कुल जाएंगे, इसके रिव्यू में जाएंगे, जो इंटरनल बेंच है या लार्जर बेंच है। हम अपनी कानून आप हाई कोर्ट में रिव्यू पे जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? नहीं, गालिबन हमारी कानूनी माहिरीन से मशवरा थी, हम हाई कोर्ट में रिव्यू में जाएंगे डबल बेंच के लिए या लार्जर बेंच के लिए। देखें, जहां तक अगर फिर बात होती है कि ये पार्लियामेंट का मामला है तो यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, फहमीदा मिर्जा साहिबा उस वक्त स्पीकर थी। आपको याद होगा कि फहमीदा मिर्जा साहिबा के फैसले को भी जो है वो रद्द कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया था। तो वो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग थी, लेकिन उस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को जो है वो नहीं माना गया था। अच्छा। लिहाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें आज भी अपने अदालतों पे यकीन है, हम जाएंगे, हम हर फोरम पे जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब तो बड़े अभी भी पुरुमीद हैं, जनाब फरूख हबीब साहब, आप लोग खामखा शादियाने बजा रहे हैं, उन्होंने तो पॉइंट निकाला है वो उस फहमीदा मिर्जा वाला। देखिए, बात ये है कि करते रहे, रुसवा होते रहे, हमें क्या है, शिकस्त इनको हो चुकी है और शिकस्त फाश हुई है इनको। अच्छा। और मामला क्या है? मामला ये है कि आज भी इनको जो 16 सफ़ों का फैसला आया, उस फैसले को तो पढ़ लें ना। उसमें बड़ा वाज़े लिखा है कोर्ट ने कि भाई ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट है, आइन का आर्टिकल 69 है। फहमीदा मिर्जा की एग्जांपल सुन लेना, मैं उस पर आता हूँ सर। आइन का आर्टिकल 69 है, वो 69 बड़ा वाज़े कहता है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो पार्लियामेंट को आप किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। फिर आइन का आर्टिकल 60 पढ़ें। आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है कि जब सेनेट मुकम्मल हो जाए, सेनेटर्स का इलेक्शन मुकम्मल हो जाए, तो वही सेनेटर्स अपने अंदर में से एक को डिप्टी चेयरमैन, एक को चेयरमैन मुंतखब करेंगे। ये सेनेट का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसके सेक्शन 9 के तहत इसके इंतखाबात होते हैं। इनके कानूनी माहिरीन जो है वो इनको समझा नहीं रहे। एक सादा सी बात है, अदालत ने इसके ऊपर बड़े ही जो है वो दिल खोल के उसके ऊपर उन्होंने तफसील मेंशन कर दी है। अच्छा। ये अगर फहमीदा मिर्जा के केस का हवाला देते हैं तो इससे पहले एक PLD पंजाब स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज हुआ था अदालत के अंदर, उसके हवाले से फैसला आया हुआ है जिसमें कहा गया था प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट चैलेंज नहीं हो सकते। ये कोर्ट ऑफ लॉ की बातें हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ ये अदालतों में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए लड़ रहे हैं। इनको भी समझ आ गई है कि अब चेयरमैन सेनेट तो हमने बनना नहीं। अब इन्होंने गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर का कैंडिडेट बना दिया है। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग से लड़ रहे हैं बाकायदा। हाँ। बिलावल जो है वो सिराजुल हक साहब के पास वोट लेने गए थे वहां पर जहां पर ये बात हुई थी। ये तो इनके असल में हकायक हैं। ये जो है कहां चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, कहां ऑपोजिशन लीडरी की आपस के अंदर लड़ाई शुरू हुई है। अभी तक तो ये वो फैसला नहीं कर सके। वो आजम नजीर तारड़ को बनाना चाहते हैं, ये गिलानी साहब को बनाना चाहते हैं। मलिक साहब देखें ना, मलिक साहब ने तो हमें बताया कि गिलानी साहब कितने अच्छे आदमी हैं, उनकी कितनी तारीफें की हैं, कितने अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। पहले इन्होंने हमें बताया था कि गिलानी साहब ने $60 मिलियन के लिए खत नहीं लिख रहे। आज इन्होंने बताया कि वो बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें बना दें फिर ऑपोजिशन। मलिक अहमद खान साहब, सियासत में तो चले आप आ ही गए, लेकिन सियासत में आने से पहले आपने वकालत की डिग्री भी ली है, कुछ काम भी करते रहे वकालत में। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 पेज का फैसला लिखा है, अतर मनिल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस ने, जिसके बारे में फरूख हबीब साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं शायद फैसला, और कम अज़ कम कुंडी साहब ने नहीं पढ़ा, उनका ये इल्ज़ाम है। इस पर क्या जवाब है आपका? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये जो भी बात फरूख कर रहे थे कि रुसवा होते रहें और रसवाई कराते रहें, मेरा ख्याल ये रसवाई से ज़्यादा आशनाई का झगड़ा है। तो ठीक है, ये अपनी आशनाई पे इतराते रहें और रसवाई की गिरदान कहते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सवाल आशनाई है, चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का
मैं तो आपसे कहा कि ये रसवाई से ज़्यादा आशनाई का झगड़ा है, तो अब उसको आप तशरीह कर लें, आशनाई कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है। कानून के साथ भी थोड़ा बहुत शनासाई होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ये अपनी तो मर्जी पे इस किस्म का इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है कि आशनाई का मामला है। नहीं, इल्ज़ाम की बात नहीं, मैं तो कुछ हकाइक की बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें तो। जहाँ तक ये सवाल है ना कि ये क्योंकि प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, तो ठीक है, आइन के अंदर ये एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात दुरुस्त तौर पे मौजूद है और उनकी फंक्शनैलिटी की बात भी दुरुस्त तौर पे मौजूद है। तो पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, ये एक मुसलमा असूल है और तयशुदा असूल है, लेकिन ये उस वक़्त तक असूल है जब तक फेयर प्ले होगा। जब फेयर प्ले नहीं होगा तो फिर जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, गालिबन कुछ बेंचेस ऐसे भी अवेलेबल होंगे जो कि इस रिस्ट्रेंट को समझेंगे कि ये इनजस्टिस के मुतरादिफ होगा अगर किसी जगह पर कोई हाई हैंडेडनेस हो जाती है। तो इस पे मेरा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी हैज़ अ वेरी गुड केस फॉर दैट। इनको अपने इन पॉइंट्स पे भी सेटिस्फाई कराना चाहिए। क्योंकि आज का फैसला बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत ना करने की बुनियाद पर दिया गया है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अमूर के अंदर इस तरह की एक विजिबल एक अनफेयर प्ले की एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल हो और वो बड़ी एविडेंट हो, तो फिर उसके तस्फिये का तरीका क्या होगा। क्या निज़ाम और आइन ऐसे मामले जिनके अंदर एक फरीक का ये सवाल उठता है कि ये उनके साथ ज्यादती की गई है, उसको तय किए बगैर आगे चलते जाएंगे? ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो जो आज एक नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस्लामाबाद हाई जी प्लीज जी। हाँ, तो जरा फरूख हबीब साहब का क्विक, फरूख हबीब साहब इसका जवाब देना चाहते हैं आप इस चीज में? देखिए बात ये है, देखिए फिर बात ये है कि अभी उन्होंने कहा पार्लियामान के हवाले से बात की, पार्लियामान तय करे, फेयर प्ले को तय करे। पार्लियामान में तो कोशिश हुई ना, आप ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की भी मुखालफत करते रहे, तय करके मुखालफत करते रहे, फिर आप कहते हैं जी कि जमीरों के सौदे उधर हो जाए तो हलाल इधर हो जाए तो हराम है, फिर आपके अपने आर्गूमेंट के अंदर जान नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है, कुंडी साहब की बात भी है, मैं अभी मलिक साहब की बात के हवाले से भी ये बात कर रहा हूं, अगर पार्लियामान को इज्जत दी जा रही है तो फिर पार्लियामान फैसला कर ले ना फेयर प्ले के हवाले से। मामला ये है कि इस चीज को इनको तस्लीम करना पड़ेगा कि इन्होंने अगर बाकी लोगों ने स्टैंप्स ठीक लगाई हैं, ये 7 लोगों ने ही अगर नाम के ऊपर लगाई हैं, तो ये खुद बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाता है। बाकी लोग भी फिर नाम के ऊपर लगा देते, ये 7 लोगों ने ही नाम के ऊपर क्यों लगाई हैं? फिर डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अंदर एक मोर भी जो है वो नाम के ऊपर नहीं लगती। मामला ये है कि इनके अपने मामलात जो हैं वो खराब हैं। अदालत ने इनको आइन की बालादस्ती के हवाले से रास्ता दिखाया है और दिखाया है कि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो दखलंदाजी नहीं करना चाहते। इसके अंदर अनफेयर प्ले की तो बात ही नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या आप ये चाहेंगे, क्योंकि आप लोग पहले कहते थे सीक्रेट बैलेट, अब सारा मसला सीक्रेट होने का है, कि जो 7 लोग हैं उनकी विल क्या थी, उनका इरादा क्या था, उनकी इंटेंशन क्या थी, उनका वो करना क्या चाहते थे? इसके लिए तो जरूरी है ना कि वो 7 लोगों को सामने लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आइडेंटिफाई करें कि आप उस वक्त क्या सोच रहे थे, मसला ही खत्म हो जाएगा। तो क्या अब आप चाहेंगे कि सीक्रेट बैलेट के तस्वर को खत्म किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ये मसले ही ना पैदा हों? देखें, जो 7 वोट लोगों का इंटेंशन था, उनका क्लियर इंटेंशन था, उन्होंने स्टैंप लगाया है यूसुफ रजा गिलानी साहब के बॉक्स में और उनका इंटेंशन था कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें तो 2 राय है नहीं। जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारा बात है कि हमारा क्वेश्चन मार्क है कि पहले तो स्पीकर अपने आप को क्लियर करें कि जो 11 और 12 की दरमियानी शब्द को जो डाका डाला गया पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो कैमरे लगाए गए, आज तक स्पीकर साहब ने हमें नहीं बताया कि वो उस कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उस हाउस के चौकीदार हैं, उनकी सरबराही में ये डाका किसने डाला? ये कैसे पता चला कि उनकी सरबराही में हुआ ये सब कुछ? वो इसलिए पता चला, देखें कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आप मुझे बताया ना कि ये पार्लियामेंट की 4 दीवारी, इसके अंदर कस्टोडियन ऑफ या स्पीकर होते हैं या चेयरमैन सेनेट होते हैं। चेयरमैन सेनेट उस रात को रिटायर हो गए हैं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, वहाँ पर हुकूमत की दखलंदाजी नहीं होती, वहाँ पर स्पीकर के ऑर्डर चलते हैं, सर्जेंट नाम उनके अंडर होता है। ठीक है,
अब मुझे बताएं कि रात के पहर, इस पहर जो कैमरे लगाए गए किसके साथ बराई में लगाए गए, वो जो स्टाफ है वो स्पीकर को जवाबदेह है। आज तक स्पीकर जो है वो कैमरे रिवाइंड करके देख नहीं सके कि ये किसने किए हैं। यानी आपको असद कैसर साहब पे शक है? मुझे असद कैसर पे 100% शक है। अच्छा। तो क्या 100% शक है, क्योंकि जब अब तक वो खामोश हैं, हमें बता नहीं रहे कि ये डाका और चोरी किसने की है, तो मतलब है कि उसके साथ मुलविस हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से उस चीज को खत्म करें, उन जो वहां पर जो शवाहिद हैं, तो इसलिए वो डिले कर रहे हैं। किस चीज कमेटी आपने बनाई है? क्या आप नहीं देख सकते हैं कि वो कैमरे रिवर्स करके कि उस 3-4 घंटों में कौन आया है, गेट के अंदर कौन गया है, अंदर किसने फिटिंग की है, ये किसको नहीं पता? वो नहीं बता सकते कि यार मलिक साहब थे या मैं था या फरूख साहब थे या कौन था। सवाल बनता है, देखें फरूख हबीब साहब, सवाल बनता है। कुंडी साहब ने सवाल उठा दिया, कुंडी साहब तो वाकिफ हैं क्योंकि वो खुद रहे हैं डिप्टी स्पीकर। देखें बात एक चीज क्लियर, एक सवाल क्लियर करना चाहता हूँ। फरूख हबीब साहब ने कहा कि हम जमात इस्लामी के मरकज वोट मांगने गए थे। बिल्कुल, उनकी वालदा फौत हुई थी, हम उनके फतह खानी पे नहीं जा सके, हम उस लिहाज से गए थे। और जहाँ तक इनको फिक्र है, देखें हमारा हक बनता है कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आए अपोजिशन, ठीक है। अगर हमारा चेयरमैन सेनेट भी आएगा, उसके बाद भी लीडर ऑफ द अपोजिशन हम में से आएगा, वो आप में से नहीं आएगा। लिहाजा हम उस वक्त तक कोशिश है हमारी कि हम यूसुफ गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएं जब तक उनका फैसला उनके हक में नहीं आता। अच्छा। और इंशाल्लाह ये क्लिप आप सेव करके रखें, क्योंकि हम तो जाएंगे उसमें, लेकिन जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है। अच्छा, जरा इसमें जरा ब्रेक से पहले ना इसमें हुकूमत का जवाब आने दीजिए। जो आपने इल्जाम लगाया ना असद कैसर साहब के हवाले से, कुंडी साहब इसका जवाब ले लें। वो असद कैसर, वो कहते हैं 100% मुझे यकीन है कि असद कैसर उनका साहब इल्जाम इनके, देखें एक इल्जाम ये लगा रहे हैं कैमरे लगाने का, उन पे एक इल्जाम ये लगा रहे हैं, एक इल्जाम तो इनके ऊपर भी मौजूद है। वो इल्जाम ये है इनके ऊपर, असद कैसर तो जो है वहां पर जो नेशनल असेंबली का हॉल है, बाकी चीजें उनके जुम्मे हैं। ये सेनेट का हॉल तो वो नहीं देखते, सेनेट की पावर्स, उनका स्टाफ सारा जो है वो चेयरमैन सेनेट या उसका अलग स्टाफ है, उसका अपना अलग सेक्रेटेरिएट है, उसके अंडर है। लेकिन बात यह है कि कैमरे तो इन्होंने खुद लगाए हैं, खुद लगाए हैं, जाके खुद ही पकड़ दिए हैं। सारी 40 साल ये रहे पार्लियामान में, इन्होंने पार्लियामान के अंदर सैकड़ों लोगों को ये भर्ती करके गए हुए हैं। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर सारा स्टाफ इनका भर्ती किया हुआ है, एक एक चीज की इनको एक्सेस है वहां के ऊपर। ये किस तरीके से अपने आप को बरीजुमा करार दे सकते हैं? तहकीकात तो होंगी, इनसे भी होंगी। इन्वेस्टिगेशन तो दोनों तरफ होनी है ना। अगर उस तरफ होगी तो इस तरफ भी होगी, उसकी सारी चीज जो है वो सामने आ जाएगी। देखें ना, जेम्स बॉन्ड की तरह जाते हैं, सीधा कैमरा निकाल लाते हैं, फिर दूसरा निकाल लाते हैं। पूरा इन्होंने एक तमाशा क्रिएट किया है, उसके बावजूद भी इनको शिकस्त है। बेसिकली फिक्र तो इनको थी कि इनके वोटर कहीं इधर उधर वोट ना डाल दें, इन्होंने कैमरे लगा दिए। जवाब तो देने में जी कुंडी साहब। देखिए, बिल्कुल हमें ज्यादा से लेकर हमने लोगों को भर्ती किया, इंशाल्लाह हमें और मौका मिलेगा, हम और बंदे भी भर्ती करेंगे, ठीक है। नहीं, बिल्कुल हम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आपकी तरह नहीं कि हम लोगों के चूल्हे ठंडे करेंगे, लोगों को बेरोजगार करेंगे। आज आपने स्टीमी व्यवस्था जो रहती है, लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग स्पीकर के अंदर थी। उस वक्त चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो चुके थे, स्पीकर था। स्पीकर बताया कि मेन गेट में कौन एंटर हुआ, पार्लियामेंट बिल्डिंग में कौन एंटर हुआ, और उस कैमरे की अगर मैंने लगाया, चलो मान लेते हैं, इनकी बात ही मान लेते हैं, मतलब अपोजिशन ने लगाए, तो क्यों नहीं दिखाते कि अपोजिशन ने लगा लिए हैं? क्यों छुपा रहे हैं? तो क्यों कोरोना के नाम पे अपने पार्लियामेंट बिल्डिंग सील की हुई है? मैं कहता हूँ 100% असद कैसर मुलविस है। अच्छा। कैमरे इंस्टॉल करने में, इस डाके में, चोरी में असद कैसर बिल्कुल मुलविस है। बहुत एक ब्रेक ले लें। कुंडी साहब को पूरा यकीन है कि असद कैसर साहब जो हैं वो कैमरे लगाने के जुर्म में और उस पूरी कार्रवाई में असद कैसर साहब ने उसको लीड किया, वो उसमें मुलविस हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बहुत अहम और बहुत दिलचस्प इशू के साथ वापस आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे हाथ में कागज़ है जिसकी ये बेसिकली हेडलाइन है इस न्यूज़ की, वो ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री सीक्स डिटेल्स ऑफ नवाज शरीफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन यूके। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने जिसे शेख रशीद साहब हेड करते हैं, उसने एक इंतहाई मुफस्सल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सवालनामा जो है वो नवाज शरीफ साहब को भिजवाया है। जिस सवालनामे वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपका जो करंट तशखीस और डायग्नोसिस है बरतानिया में मेडिकल डॉक्टर्स ने क्या किया हुआ है। दूसरा ये कि नाम और एड्रेस क्या है उन डॉक्टर्स का जिनसे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल करते रहे हैं गुज़श्ता कई महीनों से। कॉपीज़ दें मेडिकल रिपोर्ट्स की जिसमें जो टेस्ट आपके बरतानिया में हुए हैं सारे टाइम पीरियड में, और उनके रिजल्ट्स जो टेस्ट के हैं वो भी हमें मिलने चाहिए। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट इफ एनी, बरतानिया के अस्पतालों में जो बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट अगर आपको मिला है तो उसकी डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स ऑफ ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, इस वक्त क्या आपका इलाज हो रहा है उसकी डिटेल्स चाहिए। और फिर ये कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यूके के ज़रा ट्रीटमेंट करवाया तो उसका क्या आपने पेमेंट्स क्या किए हैं उसकी रिसीट चाहिए। और फिर विजिट्स
एंड कंसल्टेशन मेड विद डॉक्टर्स इन यूके, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पूछे हैं और ये भी कहा गया कि अपना मेडिकल रिकॉर्ड जो है रिलीज़ करें। मलिक साहब, मैं इसको देख रहा था कि ये लगता है मैकेंजी कंपनी से कंसल्टेशन करके वजारत दाखिला ने, क्योंकि शेख साहब की तो मुझे नहीं लगता कि इतनी निपी तुली किस्म की थिंकिंग हो सकती है। ये बहुत ही इन्होंने साइंटिफिक किस्म का क्वेश्चनर बनाया है। मैंने देखा नहीं कभी ऐसा क्वेश्चनर इससे पहले। तो इसका मुझे नहीं समझ आ रही कि नवाज शरीफ साहब क्या इसका जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी सादा और बड़ी बिल्कुल दो टोक सी और वाज़ेह सी पोजीशन है। ये हर काम में थोड़ी सी देर करते हैं और करते भी बड़े अजीब तरीके से हैं। देखिए ना कि जब ये सब्जेक्ट कर देता हूं, ठीक, जब ये सब्जेक्ट था कि नहीं, जब ये सब्जेक्ट था कि कोर्ट ऑर्डर के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये इख्तियार हासिल था कि ये सवाल वो करती, क्योंकि जब कोर्ट ने उनको कस्टडी से रिलीज किया था तो उनको हुकूमत के इख्तियार में दिया था कि आप उनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स लेते रहेंगे और उनसे सारी ये तफसीलात तलब करते रहेंगे। अब बाद अज़ां फिर वहाँ पे ये पोजीशन आई कि कोर्ट ने उनका ये स्टेटस चेंज कर दिया। कोर्ट ने उनको अपनी कोर्ट ऑर्डर के जरिए उनको अपनी उस बेल से और श्योरिटी और कस्टडी से रिलीज कर दिया और उनको उनके साथ कोर्ट का एक मामला एक कोर्ट ऑर्डर के साथ नए तरीके से शुरू हुआ, जिसमें उनके नहीं सर, ये तो इसमें तो क्लियरली लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ही को साइट किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये था कि वो पीरियोडिकली अपनी वो लाहौर हाई कोर्ट के देंगे। कोर्ट ने उनको फारिग तो नहीं कर दिया सर। एग्जैक्टली ना जी, वो लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जस्टिस कियानी की कोर्ट में इस्लामाबाद में इस बुनियाद पर वो फिर उसकी वो दोबारा जब उनकी सुनवाई हुई और एक कोर्ट ऑर्डर नया आया जिसमें उनको कहा गया कि अगर अपील की प्रोसीडिंग्स में वो शामिल नहीं होते तो उनकी नॉन अपीयरेंस पे उनको एब्सकॉन्डर तस्वर किया जाएगा। तो ये राइट ऑफ द गवर्नमेंट नो मोर एग्जिस्ट विद द गवर्नमेंट टू राइट सच अ लेटर और उनसे ये रिस्पॉन्स मांगे। अब या तो अदालत के हुक्म के तहत वो करते हैं, रुकिए सर, क्योंकि आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अदालत ने उनका स्टेटस जो है वो टूरिस्ट का कर दिया है और इलाज वाला नहीं है। फर्क साहब, उनकी बात से मुझे ये लग रहा है, सच्ची बात है, मैं नॉट मिस्टेकन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने सब्सिक्वेंट फैसले में उनको टूरिस्ट कर दिया हुआ है, वो वहां पे इलाज के लिए नहीं है। आप लोग तो मुसलसल ये कौम देखिए मियां साहब वहां पर तो छुट्टियां ही गुजार रहे हैं ना और इलाज तो करवा नहीं रहे। बता दें ये क्या मांग रहे हैं? कोई एक गुजारिश सुन लेना, कोई एक टीका भी लगा हो। ये इसी वजह से तो मांगा है कि मियां साहब जो है पूछने का हक भी तो होना चाहिए ना, करवाएं। पूरी पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। यहाँ पर तो आपने जो है वो पूरा डॉक्टर अदनान की ट्वीटें आती थी, प्लेटलेट्स। एक मिनट मलिक साहब प्लीज, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट प्लीज। देखें बात यह है कि यहाँ पर आप अपना एक बॉन्ड भी जमा करवा के गए हुए हैं, जो शहबाज शरीफ ने जमा करवाया था, गारंटी दी थी कि मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। अब अदालतें उनको वापस बुला रही हैं, वो वापस नहीं आ रहे। वहाँ पर बैठ के अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ ठंडी हवा खा रहे हैं। वहाँ पर बैठ के इदारों के खिलाफ एक उन्होंने अपना बयानिया बनाया हुआ है, एक नया महाज उन्होंने खोला हुआ है। इलाज तो उन्होंने एक दिन नहीं करवाया। देखें ना, अगर इतने बीमार थे, इतनी चीज़ें थी, जो एक माहौल बनाया गया था, उसको PMLN ने भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। इसका मतलब ये है कि वो उन तमाम चीज़ें जो हैं वो एक इन्होंने माहौल बनाया था, एक ड्रामा रचाया था, वो झूठ के ऊपर मबनी था। वो तमाम चीजें जो हैं वो इसका जवाब दे दें, उसके अंदर हकाइक सामने आ जाएंगे। अगर डॉक्टर्स हैं, इलाज है, दवाइयां जो चल रही हैं, वो जानना चाहते हैं ना, वो रिटर्न एक जवाब सबमिट कर दें यहाँ पर। वरना अदालत ने तो एब्सकॉन्डर करार दे दिया ना, फिर तो अदालती इश्तिहारी हो गए ना। तो वो उसको हम दूसरे अंदाज से ये भी कह सकते हैं कि इसका जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं फैसल से रिक्वेस्ट करते हुए जी देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मामला बड़ा मुख्तसर और सादा है। आपने थोड़ा मेरी बात को थोड़ा सा वो आपने ले लिया कि उसमें कुछ ऐसा पहलू आ गया कि आपने कहा कि टूरिस्ट वाली बात। सवाल ये है कि आपने जो कुछ भी देखिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट करना होता है ना, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसके बगैर हुकूमत के पास हुकूमत की अपनी क्रिएशन ही बगैर लॉ के कुछ नहीं है। जब तक वो पंजाब गवर्नमेंट के सब्जेक्ट थे कि वो उनसे ये रिपोर्ट तलब कर सकती थी, इख्तियार उनके पास मौजूद था। और वो क्योंकि अंडर ट्रायल और उसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के ट्रायल की अपीलेट जुरिस्डिक्शन की वजह से
जेल कस्टडी में थे और रिलीज करना हुकूमत का इख्तियार था, अदालती अदालत के हुक्मनामा नहीं हुक्म के मान तहत। रहे। अच्छा ये कौन सा चलेंगे, कानून बता इसके रहे हैं? बाद इस पे तो खासी बहस हो गई है। नहीं फैसल करीब नहीं, यार, मलिक बात साहब, वो सुनो तो ना। अदालती हुक्म नहीं मान रहे। एक मिनट, डॉक्टर देखें, साहब, क्लियर कर लेते हैं ना बात को। नहीं, ये सर, एक आपकी मिनट बात क्लियर सुनना, कर लेते एक सेकंड ठहर हैं। देना, मलिक फर्क साहब मुझे के बात मुतल्लिका मुकम्मल मामला है ना, करने ये देना तल्फी हो रही है कुंडी ना। आप साहब। मुझे बात मुकम्मल मुझे ठहर जी, देना। जी, कर लें, एक सेकंड ठहर देनी, कुंडी साहब के साथ वीकेंड वो भाई सुन ले, जी देखें कर लें। नहीं सुन ले, कुछ नहीं कहते हो आपको, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत आजकल का अच्छे लिखा ताल्लुकात नहीं है गया ये PDM। खत, जैसे इस हुकूमत, नहीं मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई इशू नहीं है, मेरे भाई हैं वो। हुकूमत का ये लिखा गया खत उतना ही गैर कानूनी है जितनी ये हुकूमत खुद गैर कानूनी है। अदालत से तो पूछ लेते। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये exactly एक- कह रहा हूं, ये एक कोर्ट मिनट, नहीं सर, सकती। पॉइंट ले लें, सर, सर, मुझे- पॉइंट ले लें, बड़ा ये है हुकूमत कहीं नहीं सर, स्टैंड करती पॉइंट इस बड़ा मामले में। कुंडी साहब नहीं सर, आएंगे एक दोबारा मिनट, मेरे एक प्रोग्राम में मिनट, कभी। नहीं देखें, हुकूमत का एक मिनट, हुकूमत का लेटर कहते हैं गैर कानूनी है। दरखास्त आपने ECL में हुकूमत को दी थी, उसी अदालत ने जो है वो उनका एक स्टाम्प पेपर लगवाया था, गारंटी साहब अच्छा, लगाई कुंडी थी। साहब- चले, इतनी कानूनी बातें कुंडी हैं, साहब। एक मिनट, इतनी कानूनी बातें हैं, हमारा इख्तियार नहीं है। तो भाई आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला रही है, जिसने आपको जुडिशल कस्टडी से इलाज करवाने के लिए बेल दी थी, आप अच्छा। उसका ऑर्डर तो कंप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा कुंडी साहब, आपका इस पे क्या मौकफ है, जरा क्विकली। देखिए, मेरे खुद ये रिस्पॉन्ड है कि मेरे भाई हैं फरूख हबीब साहब, इतनी दूर न जाएं, पहले 50 ओवर्स का मैच खेलने से पहले 2020 खेल लें। बहुत ही नजदीक दुबई में मुशर्रफ साहब बैठे, पहले उनको लें, उनके भी कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनको पहले ले आए, फिर लंबे 50 ओवर्स का मैच दोबारा खेल लें। 2020 तो खेले नजदीक है, अप एंड आपने डाउन कर सकते हैं। जरदारी साहब की तकरीर हाँ? नहीं सुनी। नहीं नहीं पीडीएम की आप तकरीर नहीं सुनी आपने जरदारी साहब की। नहीं, मैंने सबकी तकरीर सुनी है, फिक्र न वो तो करें कह रहे हैं आप। मियां साहब आए पाकिस्तान। नहीं वो तो है, लेकिन आप मुशर्रफ साहब क्यों नहीं लाते? उसने तो आइन की, लेकिन जरदारी साहब ने तो मुशर्रफ साहब को नहीं बुलाया। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम तो बड़े बुरे हैं, हम बड़े गलत हैं, हम बहुत सब कुछ है नहीं, बकवालिद के नहीं, तो बड़े अच्छे लोग हैं ना। पहले ले ये बड़े अपने आप को पाक साफ समझते हैं, मुशर्रफ का नाम लेकर तो देखे ना, पता चल जाएगा इसका क्या होता है। अच्छा सर, ओके। इधर एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है फरूख हबीब साहब, आप सब लोग जो थे वो नारे मारते थे जो मोदी का जो यार है वो कौम का गद्दार है, तो अभी मोदी की बड़ी मोहब्बत की पिंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, पूरे सिस्टम के साथ भी बड़ी एक लगता है कोई प्रोसेस चल रहा था सीक्रेट नेगोशिएशन का, उस पर क्या आपका जवाब है? देखिए, सीक्रेट कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब ने डे 1 से बड़े इस हवाले से क्लियर थे। हमने खुद बात की थी जब हम हुकूमत में आए थे, हमने कहा कि वहाँ भी इतने, वहाँ पर 1.5 अरब लोग वहाँ पर हैं, 22 करोड़ की आवाम यहाँ पर है। पाकिस्तान की एक बड़ी तल्ख तारीख़ है पाकिस्तान की इंडिया की ताल्लुकात के अंदर, तो अब पीस को एक मौका देना चाहिए। अब उस पीस के अंदर आपको पता है कि जो कश्मीर का मामला है उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, और मोदी के ऊपर भी एक किस्म का प्रेशर आया, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की गई जिस अंदाज से। मुझे आप बताएं, इमरान खान ने तो कहा कि मोदी जो हैं वो वहाँ पर जो इनका हिंदुत्व का जो इनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये उसके नुमाइंदे हैं। RSS की आइडियोलॉजी पे वज़ीर आज़म साहब ने बात की। जितना वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने मोदी की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर लिखा है, जबकि मोदी आप नरम हो देखिए रहा है। एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अब आगे मुझे क्या लगता है करें? कि उस प्रेशर के ऊपर हटाने के लिए उन्होंने जो है वो अब एक लेटर लिखा है, ये बात की है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि संजीदगी कितनी है। यकीनन हमारा फॉरेन ऑफिस भी इसके ऊपर काम कर रहा होगा और जो मुतलका इदारे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, और फिर इसके ऊपर जिस अंदाज से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों वक्त हाथों हमारा से बजती। खत्म हुआ। नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बर्फ़ पिघल रही है, जो तलखियों में कुछ कमी होते हमें नज़र आ रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, इस पर एक मुफस्सिल डिबेट बनती है, इसका एक एनालिसिस बनता है, लेकिन चूंकि हम अक्सर सियासत ही पे बात करते हैं, हम नहीं कर सके। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।